तो क्या हाल है प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका ट्यूशन वाला भैया। मैं वापस आया हूं एक और वीडियो लेके। तो आपको जो मैंने 2 वीडियोस बताई थी जो हर क्लासेस के रिगार्डिंग थी, वो होप करता हूं आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी। तो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। उससे क्या होगा, मेरे को और हौसला मिलेगा। और वीडियो अगर आप देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इससे क्या होगा, मैं डेली ही नहीं एक वीडियो अपलोड करूंगा। अब वैसे भी आपका सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो हम क्लास बाय क्लास चलेंगे और हर एक क्लास की मैथ और साइंस की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बना के लेके आने वाला हूं। तो उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है बेटा। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरी वीडियो के बारे में पता नहीं चलेगा। तो आज क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक आज हम डील करेंगे। आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, या इसको आपके स्कूल में डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से भी जानते हैं। चलो इसको स्टार्ट करेंगे आज। तो पहले जानते हैं बच्चों, इसका यूज क्या है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अगर मैं सीखूं तो इसका यूज क्या है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बेसिकली जो यूज होता है, इसका काम होता है एचसीएफ निकालना। कोई भी 2 नंबर अगर आप मेरे को दे दोगे तो उन 2 नंबर का अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके हम निकाल सकते हैं। फिर दिमाग में आती है एचसीएफ, तो सर 6th 7th 8th 9th में सीख चुके हैं, हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे बनता है, मेरे को तो आता है, तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा की जरूरत क्यों पड़ रही है। एचसीएफ तो मैं नॉर्मल निकाल सकता हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकता हूं सर, और डिफरेंट टेक्निक है मैं उससे निकाल सकता हूं, पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम उनके रिस्पेक्ट में बहुत इजी है जब मेरे पास छोटे छोटे नंबर होते हैं। अगर मैं बोलूं 12 और 6 का एचसीएफ निकालो, निकाल लोगे। 8 और 24 का निकालो, निकाल लोगे। पर क्या होगा जब मेरे पास नंबर बढ़ते जाएंगे, अब 2 डिजिट से 3 डिजिट, 3 डिजिट से 4 डिजिट, 5 डिजिट तक भी आप कभी कभी चले जाओगे। तो जब मैं 5 डिजिट तक जाऊंगा तो उस केस में मेरे को जरूरत आ जाती है इस एल्गोरिथम को सीखने की। तो एचसीएफ क्या कर निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये कहता है कि इससे हम ऑब्टेन कर सकते हैं एचसीएफ किन्हीं भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का। बस ये चीज याद रखनी है कि जिनका भी एचसीएफ निकालूं तो वो मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। होप करता हूं आपको मेरी वीडियो से पता होगा, आप तो पता होगा कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते क्या है। तो एचसीएफ हम निकालेंगे, एचसीएफ सिर्फ निकाल सकते हैं हम 2 पॉजिटिव इंटीजर का इस मेथड को यूज करके। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं मेरे पास 2 इंटीजर्स हैं, एक इंटीजर होगा a एंड दूसरा इंटीजर है मेरे पास b, और कंडीशन ये है कि ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। चलो जी, पहली बात समझ आई, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज ये याद रखनी है कि जो a और b है, इनमें से कोई एक नंबर दूसरे के रिस्पेक्ट में छोटा होना चाहिए। या हम ये बोल सकते हैं कि a शुड बी लेस देन b, या हम ये बोल सकते हैं b शुड बी लेस देन a। हम हमेशा ये लेके चलते हैं कि हमारा जो b है दैट शुड बी लेस देन a। b की वैल्यू a से छोटी होनी चाहिए, b की वैल्यू a से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम कंडीशन लेके चलेंगे। कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हैं तो ये हमने अज्यूम करा कि a और b मेरे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और जिसमें से जो मेरा b है वो उसकी वैल्यू a से छोटी है, b जो है उसकी वैल्यू a से छोटी है। तो हमारे लेमा ने क्या कहा, हमारे यूक्लिड मेथड ने क्या कहा कि हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। बस याद रखना ये छोटा सा टर्म क्या है, a विल बी इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। a विल बी इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। अब ये क्या बता दिया, ये क्या समझा दिया कि b इज इक्वल टू
A इज इक्वल टू या B इंटू क्यू इंटू आर। अब इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका, बिल्कुल इजी से इजी तरीका कि मान लो अगर मैं A को B से डिवाइड करता हूं, A को B से डिवाइड करता हूं, इनकेस अगर हम A को B से डिवाइड करते हैं तो हम क्या करेंगे, A को B से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मैं कुछ इसको हटा देता हूं, यहां समझाते हैं कि मेरे पास दो नंबर्स थे तो मैंने क्या करा, A को B से डिवाइड किया। तो डिवाइड करने के लिए यही करते हैं हम लोग, A B डिवाइड करेंगे। तो कुछ जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा कुछ क्वोशिएंट आएगा, मेरा कुछ क्वोशिएंट आएगा, और अगर मैं मान लू यहां पर कुछ आया और यहां पर मेरा एक रिमाइंडर आएगा। ऐसे होता है डिवीजन। तो उन्होंने यही किया कि अगर आपको इस A की वैल्यू चाहिए तो इसको आप इस फॉर्मेट में लिखिए, BQ प्लस R, यही होगा। A विल बी इक्वल्स टू BQ प्लस R। अब इसको ही समझाता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और क्लियर हो जाएगा। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। मान लो मैं 12 डिवाइडेड बाय 6, 12 को डिवाइड करते हैं 6 से, ऐसे होता है। यहां पर आप क्या लिखते हो, 12, यहां पर क्या लिखते हो 6, 6 2 जा 12, 0, 6 2 जा 12 और 0। तो क्या हुआ, ये क्या था आपका A, ये क्या है आपकी B, ये A है ये B है। तो इसको अगर मैं, और ये क्या आया, ये मेरा आ गया Q एंड ये आ गया मेरा R। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 12 को आज से हम ऐसे लिखेंगे, 6 इंटू 2 प्लस 0, 6 इंटू 2 प्लस 0। अब समझ आ रहा है ना, इसको अगर मैं लिखूं यही हो सकता है ना, A विल बी इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R, सही है। A विल बी इक्वल टू B Q और R, सारी वैल्यूज मैंने निकाल के रख दी। तो यही लेम्मा कहता है कि इस फॉर्मेट में लिखेंगे, और इस फॉर्मेट में लिखने में हमें ये रिजल्ट को याद रखना है। अगर मेरा रिजल्ट, अगर मेरा R इक्वल टू 0 आ जाए, अगर मेरे R की वैल्यू 0 आ गई, तो ये जो मेरी ये वाली वैल्यू होगी, जो मेरी B वाली वैल्यू होगी, यही क्या होगा, यही होगा मेरा SCF। मतलब अगर मैं 12 और 6 का SCF निकालू तो दैट विल बी इक्वल टू 6, दैट विल बी इक्वल टू 6, दैट विल बी इक्वल टू 6। हो गया, 6 आएगा। कैसे मान ले भाई 6 आएगा, हमने तो कोई और मेथड सीखा हुआ है, उस मेथड से भी लगा के देखते हैं, उस मेथड से भी लगा के देखते हैं। यही मेथड सीखा है कि अगर आपको 12 और 6 का अगर मैं बोलूं एचसीएफ निकाल लो, तो हमने ये मेथड सीखा है सर, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं, 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, 2 6 2 3 3 1, ऐसे 6 के निकालते हैं, 2 3 3 1 लिखते हैं। 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 6 के क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है। अब एचसीएफ के लिए क्या कहते थे, जो कॉमन है वो निकाल लो, जो कॉमन है उसको निकाल लो। ये मेरा 2 कॉमन है और यहां से मेरा एक 3 कॉमन है, तो एचसीएफ विल बी इक्वल टू, जो कॉमन है इनको एक बार लिख लो, जो कॉमन है इनको एक बार लिख लो, तो 2 इंटू 3 6। तो इतना बड़ा मेथड करने से अच्छा, इतना बड़ा मेथड, अभी तो बहुत छोटे नंबर हैं, 12 और 6 था, तब भी मेरे को इतने स्टेप्स करने पड़ते हैं, तब जाके मेरा एचसीएफ निकलता है। अगर मैं डायरेक्ट इसी मेथड को यूज कर लूं, यूक्लिड मेथड डिवीजन को, तो देखो कितना इजी था। 2 मिनट लगे और मैंने एचसीएफ निकाल के रख दिया, 2 मिनट लगे और मैंने एचसीएफ निकाल के रख दिया। तो यहां से भी ऐसा वही आंसर आएगा आपका 6, और वैसे भी आपका आंसर आएगा 6। ठीक है।
तो इस मेथड को यूज करके आप कभी भी किसी भी का भी एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपको हमेशा दो तरीके के केस दिखेंगे, दो तरीके के केस से आप करोगे। अगर मैं बोलूं कि अभी सर आपने 12 और 6 का जब एलसीएम निकाला इस मेथड से तो आपका R 0 आ गया था। अब ये R हर बार 0 तो नहीं आएगा, कुछ केस ऐसे होंगे जिनमें ये 0 नहीं आएगा। तो उन केसेस में क्या करना है, अगर ऐसा मान लेते हैं, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर करिएगा। इफ R विल बी इक्वल टू 0 देन जो आपका B का वैल्यू होगा वही आपका HCF होगा। सिंपल। जो आपका B का वैल्यू होगा दैट इज A इक्वल्स टू B Q, और ये R की वैल्यू अगर 0 है तो मेरा जो ये B है यही HCF होगा आपके वो दो नंबर A और B का। A और B का अगर इफ R की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, R की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है तो क्या करें? कुछ नहीं करना है आपको। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं A इक्वल B प्लस इंटू Q प्लस R की कुछ वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0, ये Q कर देते हैं। R की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। अगर R की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है तो मुझे दोबारा से यूक्लिड लेमा को रिपीट करना पड़ेगा, दोबारा से इस लेमा को लगाना पड़ेगा। पर अभी लेमा किसके बीच में लगेगा? अब ये लेमा लगेगा B और R के बीच में। नाउ अप्लाई बिटवीन B एंड R। यहां पर मैं B और R के बीच में, B एंड R के बीच में, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं B अपॉन R भी लिख सकते हो आप उनके लिए। अब हम जो लगाएंगे वो B और R के बीच में लगाएंगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब A को रिप्लेस कर दोगे B से तो आप क्या लिखेंगे? B विल बी इक्वल्स टू RQ प्लस RQ प्लस R, जो इन केस में रिमाइंडर आएगा। अब मेरे को रिपीट तब तक करना है टिल मेरा आंसर 0 नहीं आ जाता, मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, तब तक मुझे ये स्टेप्स को रिपीट करते जाना है। सिंपल, बहुत सिंपल है। यहां पर मेरा नॉट इक्वल, यहां इक्वल आया था, इस केस में क्या हुआ? R मेरा इक्वल नहीं है तो मैंने क्या किया? B को उठाया और R को उठाया और B और R के ऊपर मैंने क्या करा? वापिस से लेमा को लगाना शुरू कर दिया, वापिस से लेमा को लगाना शुरू कर दिया। एग्जांपल लेते हैं और उसके हिसाब से इसको समझ आते हैं। मान लेते हैं अब मेरे को निकालना है 24 और 36 के एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो यहां पर मेरा A क्या होगा? A विल बी 24, ओ सॉरी, A विल बी 36 एंड B विल बी 24, क्योंकि अभी मैंने बताया था A एंड B पॉजिटिव इंटीजर है। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर है और B शुड बी लेस देन A। तो जो भी छोटी वैल्यू होगी वो आपकी B बन जाएगी और जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी A बन जाएगी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, A अपॉन B 36 अपॉन 24। चलो डिवाइड करते हैं, 24 को इधर रखते हैं, 36 को इधर रखते हैं, डिवाइड करना शुरू करते हैं तो भैया 1 जा जाएगा, तो यहां लिख लो 124। अब इसको लिख लो, ये कितना आ गया? 2, ये कितना आ गया? 1। अब रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो इसको लेमा के हिसाब से अगर मैं लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, A इक्वल्स टू B Q प्लस R।
अब a की वैल्यू क्या है 36, यानी कि 36 विल बी इक्वल टू b कितना है, b आपका 24 इंटू 1 प्लस r कितना है, r इज योर 12, r है आपका 12, r है आपका 12। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब यहां चेक करो कि r की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, r की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, r की वैल्यू 0 नहीं आई है, तो हम क्या करेंगे, अब हम b और r के बीच में वापिस से लेमा लगाएंगे। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं b अपॉन r, b कितना है आपका b कितना है 24, r कितना है आपका 12। तो क्या करना है, इसको यहां से उठाना है और यहां पर डाल देना है, ऐसे यहां से उठाना है और यहां पर डाल देना है ऐसे। तो करते हैं, अरे रे 224, आंसर आ गया 0, आंसर आ गया 0, आंसर आ गया 0। तो भैया क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। अब मैं इसको दोबारा से लिखूंगा। इस केस में इक्वेशन क्या बनाई थी, b इक्वल्स टू आर क्यूब प्लस कैपिटल आर। अब b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है मेरे पास 24, r की वैल्यू कितनी है 12, q कितना है 2, r कितना है 0। तो ये वाली वैल्यू जिस पे रिमाइंडर 0 हो जाए, यही आपका एचसीएफ होगा, यही आपका एचसीएफ होने वाला है। तो इसका एचसीएफ सीधा आ गया 12, इसका आंसर सीधा आ गया 12। तो देयरफॉर 24 और 36 का जो एचसीएफ होगा दैट विल बी 12। देखो पेपरों में इस तरीके से लिखना, ये आपके लिए, ये रफ वर्क में सॉल्व कर लो ताकि इनको इजी हो जाए, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो भी डिविडेंड होगा आपका ये वाला होगा, यही हमेशा आपका एचसीएफ बनने वाला है। पर कंडीशन ये है, रिमाइंडर आपका हमेशा 0 होना चाहिए, रिमाइंडर हमेशा आपका 0 होना चाहिए। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का इजीली एचसीएफ निकाल सकते हैं। मुझे वो लंबा चौड़ा प्रोसेस, प्राइम फैक्टर वाला प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा सा प्रोसेस है, इजीली मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो होप करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और जल्दी हम अपना ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने वाले हैं 1 तारीख से, तो जिसको आना है एक बार ही व्हाट्सएप जरूर कर लें ताकि हमें भी इंफॉर्मेशन रहे। ठीक है, तो थैंक यू।